गरीब ढाबे वाली। शीतल अपने पति विनय के साथ रहा करती थी। शीतल की दो लड़कियां थी, निधि और सुनिधि। शीतल और विनय अपनी दोनों लड़कियों को बहुत प्यार किया करते, लेकिन शीतल की सास कमला अपनी पोतियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि उसे एक पोते की चाह थी। अरे रे, क्या बिगड़ जाता तेरा, जो तू एक बेटे को जन्म दे देती। आखिर तू मेरे कुल को खा ही गई ना, अब मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? लड़के और लड़कियां तो एक समान ही होते हैं, और वैसे भी लड़कों से ज्यादा लड़कियां साथ देती हैं। बस, ये किताबों की रटी रटाई बातें मुझे मत बता। कमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और शीतल उसकी बातें सुनकर रोने लगती है। दिन गुजरते हैं, तभी एक दिन खबर आती है कि खेतों में काम करते हुए विनय को एक सांप ने डस लिया है और उसकी मौत हो गई है। उसके मरने से शीतल टूट जाती है और कुछ दिनों बाद कमला रोते हुए अपनी बहू से कहती है, न जाने किस घड़ी में तुझसे अपने बेटे की शादी करवाई थी। पहले तो दो पोतियों को जन्म देकर मेरी छाती पर बोझ बढ़ा दिया, और अब मेरे बेटे को भी खा गई। माँ जी, अगर आपने अपना बेटा खोया है, तो मैंने भी तो अपना पति खोया है। मैं जानती हूँ कि तू नागिन है, काली नागिन, और तू मेरे बेटे को डस गई। अब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तू यहाँ नहीं रहेगी, निकल यहाँ से। कमला ये बोलकर शीतल और उसकी दोनों बच्चियों को घर से निकाल देती है। शीतल बेचारी रोती हुई सड़कों पर दर बदर भटकने लगती है। तभी शीतल की बड़ी बेटी निधि कहती है, कुछ खाने को दो ना माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेरी बच्ची, तेरी माँ तेरा दुख समझती है, लेकिन अब मैं खाना कहाँ से लेकर आऊं? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। निधि भी शीतल की मजबूरी को समझती है, क्योंकि वो 5 साल की थी। वो शीतल के आंसू देखकर भूख के कड़वे घूंट पी जाती है। लेकिन शीतल की दूसरी बच्ची 1 साल की थी, जिसको अभी माँ के दूध की आदत थी। निधि को तो मैंने समझा लिया, लेकिन सुनिधि को दूध की जरूरत है। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया, ऐसे में मैं अपनी बच्ची को दूध कैसे पिलाऊं? कोई बात नहीं, भले ही मुझे मेरे बच्चों के लिए भीख क्यों ना मांगनी पड़े। शीतल रास्ते में जाते हुए एक आदमी से कहती है, भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब, हमें बहुत भूख लगी है। बस बस, मैं तुम्हारा चोचला समझता हूँ, भिखमंगे कहीं के, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं। शीतल उस आदमी के पैर पकड़ लेती है, लेकिन वो आदमी शीतल को धुतकार कर चला जाता है। और शीतल को इस तरह उस आदमी के आगे गिड़गिड़ाते देखकर निधि कहती है, आप फिक्र मत करो माँ, मैं भूखी रह लूंगी, पर आप किसी से कोई भी पैसा वैसा मत मांगो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई आपसे इस तरह से बात करे। अपनी छोटी सी फूल सी बच्ची के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर शीतल और ज्यादा भावुक हो जाती है। जिसके बाद वो एक ढाबे से गुजर रही थी कि तभी एक बाबा उसे आवाज लगाता है। बाबा की आवाज सुनकर शीतल दोनों बच्चियों को लेकर उस ढाबे पर जाती है और पेट भरकर खाना खाती है। और खाना खाने के बाद वो सुनिधि को दूध पिलाती है और फिर बाबा आते हैं। अल्लाह बेटिया, तुमने 2 प्लेट खाया है, 100 रुपये हो गए। पर मेरे पास तो पैसे है ही नहीं बाबा। अरे बिटिया, पागल हो गई हो क्या? पहले तो 2 प्लेट तुरंत चट कर गई, जैसे ना जाने कितने दिनों की भूखी हो, और अब बोल रही हो कि पैसे नहीं है। बाबा, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। मेरे पति के मरने के बाद मेरी सास ने मुझे और मेरी दोनों बच्चियों को घर से निकाल दिया। अब ना मेरे सर पर छत है और ना ही मेरे पास खाने को खाना, और ना ही आपको देने के पैसे। मैं सब जानता हूँ,
आजकल तुम जैसी लड़कियां न जाने कहां से सड़क से दो बच्चे उठाती है और ऐसे मुफ्तखोरी करती है। उस आदमी की ही तरह इस बाबा को भी अपनी माँ को सुनाते देखकर निधि रोते हुए उस बाबा से कहती है, बाबा, मेरी माँ सच कह रही है, हमारे पास पैसे नहीं है और हमारी दादी ने हमें घर से निकाल दिया। अब आप माँ को मत डांटो। एक फूल सी बच्ची की मुंह से ये बात सुनकर बाबा भावुक हो जाते हैं। बाबा, मैं आपके ढाबे की सारी जूठन साफ कर दूंगी। आप समझना कि मैंने आपको 100 रुपए दे दिए। जिसके बाद शीतल सारे जूठे बर्तन कड़ी मेहनत और लगन से मांजकर साफ कर देती है और उसके बाद उस बाबा ने उसे ढाबे पर ही काम पर रख लिया। वो उसे 2 वक्त की रोटी और ढाबे में ही सोने के लिए थोड़ी सी जगह दे दिया करता और ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। बाबा, मुझअनाथ विधवा के लिए आप किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। बिटिया, हम कौन होते हैं किसी के फरिश्ते बनने वाले? ये सब तो ऊपर वाले ने पहले ही लिख कर भेजा है। मेरे 2 बेटों ने मुझे भी घर से निकाल दिया था और फिर मैंने अपने पेंशन के कुछ पैसों से, जो कि मैंने उनसे छुपा कर जमा किए थे, ढाबा खोला और तुम्हें देखकर मुझे अपना दुख याद आ गया तो मैंने तुम्हारी मदद की। बाबा अपना दुख बताकर भावुक हो जाता है और ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। अब शीतल के आने से बाबा का ढाबा और भी अच्छे से चलने लगता है और बाबा शीतल की दोनों बच्चियों को अपनी नवासी और अपनी पोतियों के जैसा ही प्यार दिया करता। वो उनका एडमिशन स्कूल में भी करवा देता है। अब शीतल एक सुखी जीवन गुजार रही थी। बाबा, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। आपने जो मेरे और मेरी बच्चियों के लिए किया है वो तो कोई किसी के लिए नहीं करता। मैं भी तो अकेले ही रह रहा था ना मेरी बच्ची। तूने भी तो आकर यहाँ मेरी खुद की बच्ची जैसा सारा काम संभाल लिया। तभी बाबा को दिल में कुछ अजीब सा दर्द महसूस होता है और शीतल ये सब देखकर घबरा जाती है। वो बाबा को अस्पताल लेकर जाती है। मैं जब तक ठीक नहीं हो जाता तुझे ही मेरे ढाबे को संभालना है, ठीक है बिटिया? बाबा, आप जल्दी से ठीक हो जाइए और इस समय ढाबे की फिक्र मत कीजिए। बाबा जब तक अस्पताल में रहते, शीतल उनके ढाबे को बहुत अच्छे से संभालती है और शीतल की दोनों बच्चियां स्कूल की छुट्टी के बाद बाबा के साथ ही अपना समय गुजारा करती। लेकिन वक्त के आगे किसकी चली है। बाबा अपनी बीमारी से लड़ नहीं पाते और उनका देहांत हो जाता है। उनके मरने के बाद वो अपने ढाबे को शीतल और उनकी बच्चियों के नाम कर जाते हैं। भगवान, तूने भी अपनी दुनिया और अपना खेल दिखा ही दिया। कहाँ मुझ जैसी गरीब औरत अपने बच्चों को लेकर सड़क पर भटक रही थी और कहाँ तूने मुझ गरीब की किस्मत में ये ढाबा लिख दिया। शीतल ढाबे को अच्छे से चलाने लगती है। अब उसकी दोनों बच्चियां बड़ी हो गई थी और जब भी शीतल बाहर होती तो निधि या सुनिधि ढाबे को संभाला करती। एक दिन एक अम्मा आती है और सुनिधि से कहती है, गुड़िया, कुछ खिला दे, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत भूखी हूँ, भगवान तेरा भला करेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं अम्मा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना परोस देती हूँ। पर गुड़िया, मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं तुझे दुआओं से ज्यादा और कुछ नहीं दे सकती। कोई बात नहीं अम्मा, आपकी दुआएं ही मेरे लिए बहुत हैं। मैं अगर आपका पेट भर दूंगी तो भगवान अपने आप मेरी खुशियों का ध्यान रखेगा। सुनिधि ये बोलकर अम्मा को खाना परोसती है और अम्मा खाने पर टूट पड़ती है। वो खा के हाथ जोड़कर सुनिधि से कहती है, भगवान तेरा भला करे बेटी, तेरी माँ ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अम्मा ने ये बोला ही था कि तभी सामने से शीतल और निधि आते हैं और अम्मा को देखकर वो उन्हें पहचान जाते हैं। माँ जी, आप यहाँ कैसे? दरअसल जिस अम्मा को सुनिधि ने खाना खिलाया था वो कोई और नहीं बल्कि कमला थी और शीतल कमला को देखकर एक पल के लिए हैरान रह जाती है और कमला रोते हुए शीतल से कहती है,
शीतल, तुम यहाँ? यानी कि ये ढाबा तुम्हारा है और ये दोनों मेरी पोतियाँ हैं। हाँ, मैं वही गरीब ढाबे वाली हूँ जो कि इस ढाबे को चलाती है। लेकिन आप यहाँ कैसे? आप तो अपने घर में खुशी से रह रही थी, फिर आपका ये हाल कैसे हुआ? बहू, मुझे बस मेरे पापों की सजा मिली है। मेरे बेटे के मरने के बाद मैंने उसका सारा दोष तेरे माथे मढ़ दिया और अपनी दोनों पोतियों के साथ तुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद मेरे अकेलेपन का फायदा उठाकर मेरे पड़ोसियों ने मेरी जायदाद हड़प ली और मुझे धक्के मार कर घर से निकाल दिया। तब से मैं दर दर भटक कर भीख मांग रही हूँ और अपना गुजारा कर रही हूँ। लेकिन देख, सुनिधि को पता भी नहीं था कि मैं उसकी दादी हूँ, फिर भी उसने मेरी मदद की। हाँ, क्योंकि मेरी माँ ने हमें ये संस्कार दिए हैं कि हम सबके साथ अच्छे से पेश आएं, आपकी तरह नहीं जिन्होंने अपनी ही बहू और अपनी दोनों पोतियों को घर से निकाल दिया हो। निधि, अपनी दादी से ऐसे बात नहीं करते। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और सबसे बड़ी गुनहगार तो मैं शीतल की हूँ, जो कि मैंने उसके साथ इतना कुछ किया और उसी की सजा मुझे अब तक मिली। मैं तुम्हारे ढाबे का सारा काम कर दिया करूंगी, बस मुझे अपने साथ रख लो। बुढ़ापे के इन हालातों में मुझे अपनों की जरूरत है। आखिर शीतल ने निधि और सुनिधि को बहुत अच्छी परवरिश दी थी और उनके दिलों में इंसानियत थी, इसीलिए वो कमला को माफ कर देते हैं और उसके बाद कमला को भी अपने साथ उसी ढाबे पर रख लेते हैं। कमला भी छोटे मोटे कामों में शीतल, निधि और सुनिधि की मदद कर दिया करती और इसी तरह एक गरीब ढाबे वाली अपनी जिंदगी अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी गुजारती है। एक गांव में रहमान नाम का आदमी रहता था। रहमान बिरयानी बनाने का काम करता था और उसी से अपना पेट पालता। रहमान की बिरयानी काफी स्वादिष्ट हुआ करती थी, जिस वजह से उसकी सारी बिरयानी जल्दी बिक जाया करती थी। वो नॉन वेज और वेज दोनों तरह की बिरयानी बनाता था और सभी लोग उसकी बिरयानी को खूब आनंद लेकर खाते थे। एक बार की बात है, रहमान बिरयानी बना रहा होता है, तभी वो देखता है कि कुछ सब्जियां खराब हो गई हैं, पर वो बिना सोचे समझे उन्हें काट कर बिरयानी में डाल देता है और अपने आप से कहता है, अरे कौन सा लोगों को पता लगने वाला है कि इसमें सड़ी सब्जियां डली हुई है। वैसे भी मेरी बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है और लोग इसे मजा लेकर खाते हैं। इसके बाद वो नॉनवेज बिरयानी बनाता है तो उसके लिए भी मटन कम पड़ जाता है, तो वो उसमें सोयाबीन का इस्तेमाल कर देता है। उस दिन उसकी बिरयानी खूब बिकती है। अरे भाई, तुम्हारी बिरयानी तो बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है। ऐसी बिरयानी तो मेरी पत्नी भी नहीं बना पाती। हाँ भैया, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। रहमान की तो बिरयानी पूरे गांव में फेमस हो गई है। देखना, एक दिन रहमान बहुत आगे जाएगा। अरे भाइयों, अगर आप लोगों का साथ रहा तो जरूर आगे जाऊंगा। वैसे भी मैं पूरी ईमानदारी के साथ बिरयानी बनाता हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसलिए तो तुम्हारी बिरयानी में इतना स्वाद है, बाकी लोगों की बिरयानी में इतना स्वाद नहीं होता है। इसके बाद लोग बिरयानी खाकर वहाँ से चले जाते हैं और वो काफी ज्यादा खुश होता है और अपने आप से कहता है, चलो आज खराब सब्जियां भी काम आ गई और सोयाबीन ने भी खूब मटन का काम किया। इसके बाद वो घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद उसके दिमाग में सोयाबीन का ख्याल बना रहता है और वो अपने आप से कहता है, क्यों ना मैं सोयाबीन और मटन को मिलाकर अपना मटन तैयार करूं, जिसे बिरयानी में डाला करूं। इससे मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा और मटन के पैसे भी बच जाएंगे। वैसे भी आजकल मटन बहुत महंगा हो गया है। और ये सोचकर वो बहुत सारी सोयाबीन और मटन को इकट्ठा करता है और उससे अपना खुद का मटन बना लेता है और उसे बिरयानी में डालकर बेचने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ वो सब्जियों को भी इकट्ठी लाता और उन्हें बिरयानी में डालकर बेचता था, जिससे उसे काफी ज्यादा फायदा हो रहा था।
अरे वाह, मुझे तो मजा ही आ गया। लोग मेरी बिरयानी को खूब पसंद कर रहे हैं। बस ऐसे ही मेरी बिरयानी बिकती रहे तो एक दिन में बहुत अमीर हो जाऊंगा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वो इसी तरह मिलावट करके अपनी बिरयानी बनाता था और काफी अच्छा कमाता। एक दिन की बात है कि उसकी दुकान पर एक लड़का आया और उसने रहमान से कहा, अरे भैया, मुझे एक बिरयानी की प्लेट तो लगाना। हाँ हाँ भैया, कैसी चाहिए, नॉन वेज या वेज? अरे भैया, तुम नॉनवेज लगा दो। वैसे भी बड़े दिनों बाद आज नॉनवेज मिलेगी। मैंने तुम्हारी बिरयानी के बारे में काफी सुना है। हाँ हाँ भैया, क्योंकि मेरी बिरयानी पूरे गांव में फेमस है और सभी को मेरी बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद रहमान उसे एक प्लेट बिरयानी दे देता है। जब वो लड़का बिरयानी खाता है तो उसे मटन में कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि उसका स्वाद बदला हुआ था। और फिर वो रहमान से कहता है, क्यों भैया, आप मटन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो? क्योंकि इसका स्वाद मटन जैसा है ही नहीं। अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो रोजाना ताजा मटन बाजार से खरीद कर लाता हूँ और उसी से बिरयानी बनाता हूँ। आज तक किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। ये तो मुझे भी पता है, पर भैया मैंने भी बहुत मटन खाया है। इसका स्वाद काफी अलग है। लोगों को आपकी बिरयानी अच्छी लगती है तो वो इस वजह से शायद कुछ नहीं कहते होंगे, पर मीट का स्वाद तो अलग होता है। अरे नहीं नहीं भैया, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं एक नंबर मटन यूज करता हूँ। ये सुनकर वो लड़का वहाँ से चला गया। वो साधारण सा दिखने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि फूड विभाग का अफसर होता है, क्योंकि उसे जानकारी मिली थी कि इस गांव में बिरयानी काफी ज्यादा फेमस है और लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। तो वो इसी की जांच करने आया था, पर उसे उसमें कुछ गड़बड़ लगी, पर उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, पर खराब सब्जियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। और एक दिन की बात है, सलीम ने रहमान से कहा, अरे भैया, जब से मैं तुम्हारी बिरयानी खा रहा हूँ तब से अजीब सा पेट में दर्द हो रहा है। क्या मिलाते हो बिरयानी में? अरे कुछ नहीं भैया, तुम तो मेरे यहाँ महीनों से खा रहे हो, जरूर तुम्हारे पेट में गड़बड़ हो गई होगी। पता नहीं भैया, अभी 1-2 महीने से ही ऐसा हुआ है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, और मैं तो नॉनवेज भी नहीं खाता हूँ जिससे पेट खराब हो। अरे भैया, तुम जाके डॉक्टर को दिखा दो, तब पता लग जाएगा कि समस्या क्या है। इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है और दवाई लेकर वापस आ जाता है। एक दिन रहमान आराम से बिरयानी बनाकर बेच रहा था, तभी अचानक उसे किसी ने आवाज दी, अरे एक प्लेट बिरयानी मुझे भी देना। वो अपने काम में मगन था, पर जैसे ही उसने आवाज सुनी तो उसने उस तरफ देखा तो वहाँ पर एक भूत खड़ा हुआ था। भूत को देखकर रहमान बुरी तरह से डर जाता है। उसे तो लगा कि आज उसका काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि उसने भूतों के बारे में काफी सुना था कि भूत किसी को नहीं छोड़ते हैं। और उसने घबराते हुए कहा, हाँ हाँ अभी देता हूँ, कौन सी चाहिए तुम्हें? अरे मैं तो नॉन वेज ही खाता हूँ, क्या तुझे पता नहीं है भूतों को मांस कितना अच्छा लगता है? हाँ 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 अभी देता हूँ, अभी देता हूँ, तुम्हें जितनी बिरयानी खानी है खा लो, पर मुझे कुछ मत करना। हाँ, पहले तू एक प्लेट बिरयानी लगा दो, यदि मुझे बिरयानी अच्छी लगी तो मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। ये सुनकर रहमान के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि उसे पता था कि उसने क्या घोटाला किया हुआ है, और उसे ये भी पता था कि भूत एकदम पता लगा लेगा कि वो मटन नहीं खा रहा है। और जैसे ही उसने बिरयानी खाई तो उसने रहमान से कहा, तू तो कह रहा है कि ये नॉनवेज बिरयानी है, पर इसमें नॉनवेज कहाँ है? तू लोगों को उल्लू बना रहा है। नहीं नहीं, मैं नॉनवेज ही बिरयानी बनाकर बेचता हूँ। तू भूत को सिखा रहा है, तुझे पता नहीं मैंने कितना मटन खाया है। मैं तुम जैसे लोगों का ही मटन खाता हूँ। अब तुझे मैं बताता हूँ मटन बिरयानी कैसी होती है। आज मैं तेरी मटन बिरयानी बनाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो सच सच बता, तू मटन की जगह क्या इस्तेमाल करता है, वरना मैं तुझे अभी कच्चा खा जाऊंगा। हाँ हाँ बताता हूँ, मैं मटन की जगह सोयाबीन इस्तेमाल करता हूँ और उसी से मटन बना लेता हूँ। अच्छा तो ये मामला है। और तू वेज बिरयानी में क्या मिलाता है जिससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है? मैं उसमें सड़ी सब्जियां डाल रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि ज्यादा सब्जी लाने की वजह से वो जल्दी खराब हो जाती है ना, तो मैं उन्हें फेंकने की जगह उसी में डाल देता हूँ। ये सुनकर वो भूत अपना वेश बदलता है, यानी
एक आदमी के रूप में आ जाता है और उस आदमी को देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो वही लड़का था जो उसकी दुकान पर आया था। और फिर उसने रहमान से कहा, तुमने मुझे पहचाना? मैं वही लड़का हूँ जो तुम्हारी दुकान पर बिरयानी खाने आया था। मुझे तो तुम पर उसी दिन शक हो गया था, इसलिए मैंने ये सब किया। तुम कौन हो और तुमने ये सब क्यों किया? मैं फूड विभाग का अफसर हूँ। मुझे जानकारी मिली कि तुम बिरयानी में कुछ गलत मिला रहे हो, इसलिए मैं यहाँ आया। और आज मुझे पता भी लगा कि तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं लालच में आकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने लगा। तुमने भूल नहीं की है, बल्कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। जो लोग तुम पर इतना भरोसा करते हैं, तुमने उन्हीं के साथ दगा किया। और मुझे तुम पर शक और गहरा जब हो गया जब रामू की तबीयत खराब हुई, और जब वो डॉक्टर के पास गया तो मैं भी वही दवाई ले रहा था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे सब बता दिया कि क्या बात है। आखिर तुम अपने लालच में लोगों की जान के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हो? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा कि इससे मेरे पास कुछ रुपए बच जाएंगे और मैं जल्दी से अमीर हो जाऊंगा। अब तुम जल्दी अमीर नहीं होंगे, बल्कि जल्दी जेल में जाओगे। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। नहीं, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना मुझे पता है तुम जैसे लोग सुधरते नहीं हैं। और ये कहकर वो पुलिस को बुलाता है और पुलिस रहमान को पकड़कर ले जाती है और उसे उसके किए की सजा मिल जाती है। और अब रहमान को समझ में आ गया था कि लालच करना बुरी बला है, और जिसने भी लालच किया है उसे उसकी सजा जरूर मिली है।